तो मित्रों, स्वागत है एक और नई क्लास में। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट का चैप्टर क्लोज कर दें और उसके बाद में हम नेक्स्ट जो चीज़ है वो स्टार्ट करेंगे। तो आज जो मैं राइट्स पढ़ाने वाला हूँ, आर्टिकल 22 तक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और आज जो राइट पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे आर्टिकल 223 यानी कि 23, और उससे आगे के सारे अनुच्छेद पढ़ेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। लेकिन वो हम लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली नहीं पढ़ेंगे, बल्कि मैंने उनके कुछ नोट्स बनाए उनसे हम पढ़ेंगे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में जो है, लक्ष्मीकांत जो बुक है उसमें बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो वो हमारे जो है पढ़ने को बहुत लंबा बना देगी। लेकिन जो मेन उनके पॉइंट है वो सारे मैंने लिख लिए और इनसे हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, चलो आर्टिकल 23 आर्टिकल, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको अनुच्छेद 23। इसमें क्या लिखा हुआ है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ट्रैफिक बोलते हैं तस्करी करना, इंसानों की तस्करी करना, यानी इंसानों को बेचना, यानी बच्चों को, महिलाओं को, लड़कों को, आदमियों को पकड़ के ले जाना और उनको पैसे के लिए किसी को बेच देना। जैसे हम कोई सामान बेचते हैं, जैसे आप सब्जी मंडी में आलू, केला ये सब बिकते देखते हो, जैसे आप मार्केट में कपड़े, मोबाइल ये बिकते देखते हो, पैसे दे के कोई भी खरीद सकता है, वैसे इंसानों को बेचना, इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। और दूसरा फोर्स लेबर। फोर्स लेबर का मतलब जबरदस्ती किसी के पास काम करवाना। तो आर्टिकल 23 जो है इस पे प्रोहिबिशन यानी रोक लगाता है, क्योंकि पहले के ज़माने में, आज़ादी से पहले, ये चीज़ें आम बात थी भैया, कि किसी को पकड़ लेते थे, गुलाम लेते थे, उनको बेचा जाता था पैसे के लिए, कभी इसको बेच दिया, कभी उसको बेच दिया। मतलब वो बेचारा आदमी एक एक वस्तु की तरह, एक गुड्स की तरह, एक कमोडिटी की तरह पैसे में इधर से उधर, उधर से इधर बिकता रहता था। लेकिन आर्टिकल 23 में इस पर वो लगाया है, क्या लगाया है? बैन लगाया है, प्रोहिबिशन लगाया है, यानी कि संविधान के लागू होने के बाद में ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर इलीगल हो गए हैं। तो आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स किस चीज़ पे प्रतिबंध लगाता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे लगाता है एक तो, और एक बेगार पे लगाता है, और एक सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर पे लगाता है। तो हम एक एक चीज़ समझते हैं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है सेलिंग बाइंग ह्यूमंस लाइक गुड्स। गुड्स का मतलब होता है माल। जैसे ये रिमोट एक गुड्स है ना, ये चश्मा एक गुड्स है ना, ये पेन एक गुड्स है। तो ये इन चीज़ों को जैसे हम पैसे के लिए खरीद बेच सकते हैं, वैसे इंसानों को पैसे के लिए खरीदना बेचना, ठीक है, इसको बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग। प्रोस्टिट्यूशन, इमोरल ट्रैफिक। प्रोस्टिट्यूशन का मतलब होता है वेश्यावृत्ति। लड़कियों को किडनैप कर ले जाते हैं, बच्चियों को किडनैप कर ले जाते हैं और उनको वेश्यालयों में वेश्यावृत्ति उनके पास, प्रोस्टिट्यूशन उनके पास कराया जाता है। तो इस पर भी बैन लगाया हुआ आर्टिकल 23 ने। और देवदासी स्लेवरी, यानी जो औरतों को स्लेव बना के रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं अपने, उसको, उस पर भी बैन लगाया हुआ है आर्टिकल 23 ने, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा बेगार, बेगार पे भी आर्टिकल 23 ने बैन लगाया। बेगार क्या होती है? हिंदी में बेगार का मतलब होता है कि किसी से काम कराओ लेकिन उसको पैसा मत दो काम कराने का, यानी कि वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, बिना प्रतिफल, बिना वेतन के काम करवाना। तो जमींदार लोग जो होते थे पहले, वो जो किसान होते थे उनसे बिना पैसे दिए काम करवाते थे। तो अब उस पर रोक लग चुकी है, आप किसी के भी पास काम करवाओगे तो आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा, सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, यानी इन्हीं के जैसे अगर कोई और भी जबरदस्ती किसी के पास काम कराया जाता है, काम करवाया जाता है, तो उस पर भी रोक लगाई गई है आर्टिकल 23 के द्वारा। जैसे बॉन्डेड लेबर होते हैं, बंधुआ मजदूर बोलते हैं इनको। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है? पहले क्या सिस्टम होता था कि किसी बाप ने मान लो किसी जमींदार से लोन लिया है, पैसे उधार लिए हैं और वो नहीं चुका पा रहा, तो वो अपने बेटे को खुद बंधुआ मजदूर बन जाता। खुद अगर नहीं चुका पाता तो फिर वो उसके मरने का बाद उसका बेटा भी उस आदमी के बंधुआ मजदूर बन जाता, यानी बिना पैसे लिए वो लोन चुकाने के लिए काम करता रहता और वो उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण करते थे। तो बॉन्डेड लेबर भी बैन है, ये भी फोर्स लेबर की कैटेगरी में आता है। और दूसरा, पेइंग लेस देन द मिनिमम वेजेस, यानी आप किसी से काम करा रहे हो, आप काम कराने के बदले उसको पैसा दे तो रहे हो, बट द मनी यू आर पेइंग to that person, the money you are paying to that person is not enough, is not adequate according to the current rates of wages। यानी मान लो दुनिया भाई 500 रुपये दिन के, 400 रुपये दिन के वेजेज के दे रही है, लेकिन आप किसी से काम करा रहे हो, आप उसको 100 रुपये दिन के दे रहे हो, तो आप पैसा तो दे रहे हो, पैसे तो दे रहे हो उसको, लेकिन एडिक्वेट थोड़ी दे रहे हो, मिनिमम वेजेस से कम दे रहे हो ना। तो ये भी फोर्स लेबर में ही आएगा, फोर्स लेबर में ही आएगा। और ये भी आर्टिकल 23 इस पर भी बैन लगाता है, इस पर भी रोक लगाता है। अब आर्टिकल 23 के भी कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है? एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 23। व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 23? की जो स्टेट जो है ना, स्टेट जो राज्य है, स्टेट है, वो किसी के पास काम करवा सकते हैं बिना पैसे दिए, उनको छूट दी हुई है। किस केस में करवा सकते हैं वो? एग्जाम्पल, मिलिट्री सर्विस विदाउट पेमेंट, यानी कि अगर कंपल्सरी सर्विस करा सकते हैं पब्लिक पर्पज के लिए, यानी जनता के लिए, जनता के हितों के लिए किसी से भी वो
कंपल्सरी पब्लिक सर्विस करा सकते हैं। बहुत बढ़िया एग्जांपल इसका यही रहेगा कि अगर कहीं पे अपना देश किसी दूसरे देश के साथ में वॉर यानी युद्ध में लग जाए, तो उस केस में अगर हमारा देश वॉर में लग गया है, तो मान लो सैनिक कम पड़ रहे हैं, आर्मी कम पड़ रही है, तो किसी भी व्यक्ति को स्टेट बोल सकता है कि भाई तू आर्मी में भर्ती हो और तू लड़ देश के लिए, और हम तेरे को पैसा भी नहीं देंगे अभी, क्योंकि अभी हमारे पास पैसे की कमी है। ऐसा स्टेट कर सकती है और ये बिल्कुल कानूनी होगा, ये आर्टिकल 23 के विरुद्ध नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऐसे काम करते टाइम पे स्टेट अगर किसी लोगों को बिना पैसे के भर्ती कर रही है आर्मी में उठा उठा के, तो वहां पे वो किसी के साथ भी धर्म के नाम पे, रेस के नाम पे, जाति के नाम पे और क्लास के नाम पे, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट और क्लास के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, सबको बराबरी से भर्ती करेगी। तो स्टेट ऐसा कर सकती है, बिना पैसे दिए पब्लिक पर्पस के लिए भर्ती कर सकती है, चाहे उसमें पैसा वो ना दे। अच्छा, लेकिन और कोई बिना पैसे के काम किसी से नहीं करवा सकता, और ना ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 23 इस पे बैन लगाता है। आर्टिकल 23 हो गया पूरा, बहुत सिंपल था। आर्टिकल नंबर 24 स्टार्ट हो जाता है हमारा, अनुच्छेद 24 स्टार्ट हो जाता है। इसमें लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। देखो ये 23 और 24 जो है ना, इनको बोलते हैं 23 और 24 वाले आर्टिकल जो है ना, इनको बोलते हैं राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी कोई एक आदमी किसी दूसरे आदमी का शोषण ना कर पाए, एक्सप्लॉइट उसको ना कर पाए। तो आपने अगर देखा कि 23 में लिखा हुआ है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन एंड फोर्स लेबर, यानी कि मानव तस्करी पे रोक लगाता है वो, और फोर्स यानी जबरदस्ती काम करवाने पे रोक लगाता है। ये भी एक तरीके का शोषण है लोगों का, है ना, किसी एक के द्वारा दूसरे का शोषण है। और दूसरा क्या है, प्रोहिबिशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा, यानी छोटे बच्चों का फैक्ट्रियों में और ऐसे काम करने वाली जगहों पे एम्प्लॉयमेंट, ये वाला आर्टिकल नंबर 24 इस पे बैन लगाता है, तो ये भी उनका शोषण होने से रोक रहा है। तो ये आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, दीज आर द राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। तो आर्टिकल 24 किस चीज़ पे रोक लगाता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन, तो चिल्ड्रंस जो कि 14 ईयर्स से कम आयु के हैं, यानी इससे एक मतलब वो निकलता है कि जो लोग 14 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उन पे कोई बैन नहीं है, वो कहीं भी काम कर सकते हैं। बट द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स आर नॉट अलाउड, उनको इजाज़त नहीं है फैक्ट्री, माइन, रेलवे या फिर किसी भी खतरनाक काम में, हजार्डस एक्टिविटी में एम्प्लॉय करने की। यानी कोई भी एम्प्लॉयर किसी छोटे बच्चे को जो कि 14 ईयर्स यानी 14 साल से कम उम्र का है, उसको फैक्ट्री में, माइन यानी खानों में, रेलवे में और किसी भी हजार्डस यानी कि खतरनाक एक्टिविटी में एम्प्लॉयमेंट उसका नहीं करेगा। हजार्डस एक्टिविटी में जैसे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी होती है, बहुत सारी चीज़ें ऊपर चढ़ानी होती है, नीचे उतारनी होती है, बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है, तो वहाँ पे बच्चों को नहीं लगाया जाएगा जो कि 14 साल से कम उम्र के हैं। दूसरा, ये जो है ना आर्टिकल, ये बच्चों को डू नॉट प्रोहिबिट हार्मलेस इनोसेंट वर्क, यानी कि ये 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको इनोसेंट और बिना कोई हार्म वाला कोई काम हो जिससे कि बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, उसके लिए मना नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे देखते हैं बच्चे जो है एक्टिंग करते हैं टीवी चैनलों पर जाके, है ना, सिंगिंग जो शो होते हैं सारेगामा पता नहीं सा, उसमें सारे में गाते हैं, गाना गाने के लिए बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी लिटिल चैम्प्स में, है ना। तो वो ऐसे काम है जिनमें बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो उन पे रोक आर्टिकल 24 ने नहीं लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा देखो, और इस काम के लिए कि बच्चों को फैक्ट्री में, माइंस में, रेलवे में या फिर और किसी खतरनाक काम में नहीं कोई एम्प्लॉय करे, तो उसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बनाए हुए हैं। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे कानूनों की लिस्ट है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, वो याद करना, ठीक है। और उसके अलावा इसी आर्टिकल के बेस पे एक एक्ट बनाया गया, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट, कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट बनाया गया, और उसी से नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट बनाया गया, है ना, नेशनल स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। तो ये कमीशन क्या करता है, ये बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करता रहता है। ये स्टेट लेवल पे भी है और ये सेंट्रल लेवल पे भी है। अच्छा, इन 2006 में क्या किया गया, 2006 में गवर्नमेंट ने एक तो घर पे जो काम करने वाले होते हैं लोग, जो रखते हैं अपन होम सर्वेंट, है ना, डोमेस्टिक सर्वेंट, उनमें बच्चों को नहीं रखा जाएगा, इस चीज़ पे बैन लगा दिया। और होटल पे, ढाबों पे, फैक्ट्रियों में, इनमें बच्चों को नहीं रखा जाएगा, इस चीज़ पे भी बैन लगा दिया, ताकि बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। अच्छा जी, तो ये था राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। और इसमें बच्चों के अधिकारों की हमने रक्षा कैसे की जाएगी वो देखा। ओके, अभी भाई ये 23 और 24 राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हमने दोनों पूरे कर लिए हैं। आप एक सेकंड रुकना, मैं अभी आता हूँ 2 ही सेकंड में। ओके, तो 23 और 24 हमने पूरे कर लिए हैं, और नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि है राइट
टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब धर्म की बातें होंगी भाई कि लोगों को भारत में, क्योंकि भारत एक मल्टी रिलीजियस और एक सेकुलर सोसाइटी है, और हम जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म को फॉलो करते हैं, ना कि नेगेटिव सेकुलरिज्म को। जो वेस्टर्न कंट्रीज है लाइक ब्रिटेन, यूएस, दीज कंट्रीज आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ व्हाट नेगेटिव सेकुलरिज्म, बट वी द पीपल ऑफ इंडिया आर फॉलोइंग द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म के बारे में मैंने बताया था कि जो यहाँ पे देखो, विदेशों में जैसे अंग्रेजों के देशों में क्या सिस्टम है कि वहाँ पे बोलते हैं कि भाई ये तो धर्म है, ठीक है, ये तो रिलीजन है, धर्म को रिलीजन बोलते हैं, हिंदी में किसी को समझ में नहीं आया तो, और ये स्टेट है। तो यहाँ पे स्टेट और रिलीजन के बीच में एक बड़ी दीवार होगी, है ना। स्टेट रिलीजन से बात नहीं करेगा, रिलीजन स्टेट से बात नहीं करेगा, ठीक है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, रोक लगाई हुई है। लेकिन भारत में क्या किया हुआ है, भारत में जो रिलीजन है और स्टेट है यानी धर्म है, क्योंकि भारत में एक धर्म नहीं है, दूसरा रिलीजन भी है। देखो मैं आर लिख दूं क्या इसको, रिलीजन को बिल्कुल लिख दो प्रभु। तो ये देखो आर लिखा मैंने, रिलीजन 1, रिलीजन 2, रिलीजन 3, रिलीजन 4। तो भारत में ये सिस्टम नहीं है कि इनके बीच में दीवार होगी, नहीं। भारत में ये सिस्टम है कि अगर सरकार किसी एक रिलीजन के लिए काम करेगी तो वो सभी के लिए काम करेगी, है ना। ऐसे नहीं हो किसी एक स्पेशल रिलीजन के लिए सरकार काम करेगी, बाकियों के लिए नहीं करेगी। अगर किसी एक रिलीजन का सपोर्ट करेगी तो सभी का सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव है कि भारत सरकार सभी रिलीजन का एक जैसा सपोर्ट करेगी। तो वहीं पे रिलीजन के लिए कई राइट्स भी दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए हुए हैं रिलीजन के प्रोटेक्शन के, यही बात बताते हैं कि हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही सेकुलर और क्या बोलते हैं इसको, धर्मनिरपेक्ष हमारा संविधान रहा है। हमारा देश भी धर्मनिरपेक्ष रहा है, ठीक है। हमारे स्टेट का, हमारे राज्य का खुद का कोई धर्म नहीं है। तो ये स्टार्ट होते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे फर्स्ट जो राइट आता है वो था आर्टिकल नंबर 25। इसका नाम है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो इसमें कुछ एक वर्ड है, क्या क्या वर्ड है, एक तो कंसाइंस है, एक प्रोफेशन है, एक प्रैक्टिस है, एक प्रोपगेशन है रिलीजन का। ये काम करने के लिए हर आदमी फ्री है। अभी इनका मतलब समझ जाएंगे तो हमारी जिंदगी एकदम आसान हो जाएगी। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल पर्सन, ऑल पर्सन, यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, ऑल पर्सन। यहाँ पे ना ही तो ऑल सिटीजन लिखा हुआ है, ऑल पर्सन लिखा हुआ है। तो ये ध्यान देना, ये छोटे छोटे जो कीवर्ड होते हैं बड़े बड़े काम के होते हैं। यहाँ पे सिटीजन्स को नहीं दी गई है धर्म की स्वतंत्रता, बल्कि ऑल पर्सन को दी गई, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो एलियन हो, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो, चाहे वो फॉरेनर हो, सभी को धर्म की स्वतंत्रता यहाँ पे दी जाती है। इक्वली इंटाइटल टू, सभी पर्सन को, सभी लोगों को एकदम समान अधिकार है। समान अधिकार है किस चीज़ का, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ रिलेशन विद गॉड, कि भाई मैं, मेरा कंसाइंस, मेरी, अब कंसाइंस की मुझे हिंदी नहीं पता, लेकिन कंसाइंस को बोलते हैं क्या है कि मेरा भगवान से किस टाइप का रिलेशन होगा, मैं भगवान से किस टाइप का रिलेशन रखना चाहता हूं, वो रखने में मैं स्वतंत्र हूं। मुझे कोई बताएगा नहीं कि तुम इस टाइप का रिलेशन रखो, उस टाइप का रिलेशन रखो। मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने हिसाब से जिस टाइप का रिलेशन रखना चाहूं भगवान के साथ में, मैं उस टाइप का रिलेशन रख सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया कंसाइंस, मैं फ्री हूं उसके लिए। आर्टिकल 25 मेरे को आज़ादी देता है। 2 सेकंड और रुकना। अच्छा, उसके अलावा आर्टिकल 25 किस चीज़ की आज़ादी मुझे देता है, फ्री प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब यहाँ पे वो प्रोफेशन नहीं है कि मैं क्या काम धंधा करता हूँ, नहीं। प्रोफेशन का जो मतलब है यहाँ पे वो है ओपनली डिक्लेयरिंग रिलीजन बिलीफ। यानी कि एक तो मैं, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशन होगा, वो तो गया फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, है ना। ये मैं फ्री हूँ, भगवान के साथ मेरा जिस टाइप से मैं रिलेशन रखना चाहूँ उस टाइप से रख सकता हूँ। और फ्री प्रोफेशन का मतलब हो गया कि भाई मैं दुनिया को बताने के लिए फ्री हूं कि भाई मैं इस धर्म को मानता हूं। एकदम आज़ादी से मैं बता सकता हूं, कोई मुझ पे कोई भी ब्लेम नहीं लगाएगा, कोई मुझ पे कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो कि मुझे इस काम को करने से रोके, बताने से रोके दुनिया को कि मैं इस धर्म को मानता हूं, ठीक है। तो वो उसके लिए भी मैं फ्री हूं। राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रैक्टिस का मतलब कि मैं जिस धर्म को मानता हूं, ओके, जिस भी धर्म को मैं मानता हूं उसमें जिस तरीके से भगवान की पूजा करने की विधि बताई गई है, मैं उस विधि का पालन कर सकता हूं एकदम स्वतंत्र रूप से। जो रिचुअल्स उसमें बताए गए हैं, जो प्रथाएं उसमें बताई गई है, जो काम उसमें बताया गया, उनको मैं एकदम उसी तरीके से पालन कर सकता हूँ। और सेरेमनीज जो उसमें सेरेमनी है उनको भी वैसे ही मैं पालन कर सकता हूँ जैसे मेरे धर्म में बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदू धर्म में अलग अलग भगवानों की पूजा का अलग अलग आधार बताया गया, तो उस तरीके से पूजा की जा सकती है। रिचुअल्स जैसे शादी में जो होता है अग्निकुंड के साइड में फेरे लिए जाते हैं, और बच्चा होता है तो कुआं पूजने जाते हैं, ये सारे रिचुअल्स है, तो उनको एकदम
फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कुआं पूजने कोई औरत जा रही है उसके बच्चा और उसको कोई रोक दे कि हम आपको नहीं करने देंगे, ऐसा वो नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 25 जो है उनको अधिकार देता है। और बाकी सेरेमनीज जो भी है, विवाह की, शादी ब्याह की सेरेमनी हो गई, जलवा हो गई, इस टाइप की सेरेमनीज होती है ना, वो भी सारी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे धर्म का एक बेस है, एक धर्म का पार्ट है। और आर्टिकल 25 जो है हमको राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन उसका अधिकार देता है। अगला है राइट टू प्रोपगेट। देखो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल राइट है। प्रोपगेट का मतलब होता है कि मैं मेरे धर्म की जो बढ़िया बढ़िया बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाऊं, अलग अलग लोगों तक पहुंचाऊं, और उनको मेरे धर्म की खास बातें बताऊं, उनको मेरे धर्म के लिए उनके मन में प्यार जगाऊं, है ना। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ द बिलीव्स टू अदर, यानी मेरी जो मान्यताएं हैं, मेरे धर्म की जो मान्यता है, मेरा धर्म जो मानता है, मैं और लोगों को भी बताऊं। लेकिन यहाँ पे प्रोपगेट में फिर एक चीज आ जाती है कि लोग बताते बताते फिर क्या चाहते हैं कि दूसरे लोग उनके धर्म में कन्वर्ट हो जाए, है ना, कन्वर्ट हो जाए। कन्वर्जन जो है ना, ये भैया फंडामेंटल राइट नहीं है। किसी और को उसके धर्म से तुम अगर अपने धर्म में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो ये तुम्हारा फंडामेंटल राइट में इंक्लूड नहीं होता है। तो लिखा हुआ है कि भाई अपने धर्म के बिलीव्स तुम बता सकते हो किसी को, अपने धर्म की मान्यताएं जो है वो बता सकते हो किसी को, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट इफ यू वांट टू कन्वर्ट समवन इन योर रिलीजन देन इट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट। और इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे स्टेट्स में भारत के एंटी कन्वर्जन लॉज बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? क्योंकि कन्वर्ट करना किसी को अपने धर्म में इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो लिखा हुआ डू नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अदर्स इनटू ऑन रिलीजन। ओके, ये बात हम सब पढ़ चुके। आर्टिकल नंबर पढ़ रहे हैं हम 25। ठीक है, अच्छा। रिलीजियस बिलीफ देखो क्या होता है। हाँ, रिलीजियस बिलीफ प्लस रिलीजियस प्रैक्टिस, यानी आपके धर्म की क्या क्या मान्यताएं हैं, आपका धर्म क्या क्या मानता है। ठीक है, तो हम क्या मानते हैं? हम त्रिदेवों में मानते हैं। हिंदुओं में हम त्रिदेवों में मानते हैं। हम मानते हैं इंद्रलोक में मानते हैं, हम देवताओं में मानते हैं, हम धरती, सूर्य और जल, वायु, अग्नि, आकाश, इन सबको देवी देवता मानते हैं। ठीक है, हम त्रिदेवों में मानते हैं, हम शक्ति में मानते हैं, हम माताओं में मानते हैं। तो ये सारी जो मान्यता है हमारी, ठीक है, प्लस रिलीजियस प्रैक्टिस, हमारी जो प्रैक्टिस है हमारे धर्म की, जैसे दिवाली को हम दिए जलाते हैं, होली को हम होली खेलते हैं, होलिका का दहन करते हैं, रक्षाबंधन को हम राखी बांधते हैं। दीज आर द आर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो आर्टिकल 25 नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स योर रिलीजियस बिलीव्स बट इट आल्सो प्रोटेक्ट्स योर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। आर्टिकल 25 ना सिर्फ आपके धर्म की मान्यताओं का सुरक्षा करता है, बल्कि आपके धर्म के जो कार्य है, धार्मिक कार्य है, उनकी भी सुरक्षा करता है। ये दोनों के दोनों आर्टिकल 25 में कवर्ड है। ठीक है, अच्छा। देखो आर्टिकल 25 के बारे में एक मेन चीज और मान लो, आर्टिकल 25 जो है वो इंडिविजुअल बेसिस पे काम करता है। इंडिविजुअल बेसिस पे मतलब ये हर एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है ना, व्यक्ति के। ये मैंने क्यों बोला अभी आपको पता चलेगा जब हम आगे वाला 26 पढ़ेंगे। तो देखो आर्टिकल 25 भी भैया एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन आर्टिकल 25 टू। इस अधिकार पे तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। क्यों है? क्योंकि धर्म एक, रिलीजन इज ए सेंसिटिव इशू। धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है। इस मामले में अगर रिस्ट्रिक्शन ना लगाए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि किधर ना किधर लटवट बच जाएंगे और लड़ाई वड़ाई हो जाएगी। तो क्या लगाए हुए हैं रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 25 पे? एक तो पब्लिक ऑर्डर, कि भाई आप अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हो, यू डू इट। आप अपने रिलीजियस प्रैक्टिस करना चाहते हो, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर का ध्यान रखो भाई। जनता को, पब्लिक को परेशान करके अगर आपका धर्म का पालन होता है तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। मोरालिटी का मतलब होता है कि भाई जो सोसाइटी की मोरल वैल्यू है, सोसाइटी की मोरल वैल्यू है, उनका जरूर आप पालन करो अपने धर्म का पालन करते हुए। आपके धर्म में अगर कोई ऐसा काम लिखा हुआ है, आपको ऐसी प्रैक्टिस करते हो जो सोसाइटी के मोरल्स के खिलाफ है, तो फिर वो आपको नहीं करने दी जाएगी, चाहे वो आपके धर्म में लिखी हुई हो। ठीक है, उसके अलावा हेल्थ, यानी भाई आपके धर्म में अगर कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो जनरल पब्लिक की हेल्थ पे बुरा प्रभाव डालती है, उनको नुकसान पहुंचाती है, हार्म पहुंचाती है, तो हम उसको आपको फॉलो नहीं करने देंगे। और लास्ट वाला जो लिखा आर्टिकल 25 पे, वो बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। वो ये है कि अदर प्रोविजन रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट, यानी कि इस 25 के आर्टिकल से पहले वाले जो सारे के फंडामेंटल राइट हमने पढ़े, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इन सारे फंडामेंटल राइट में जो प्रोविजन लिखे हुए हैं, अगर उनमें से किसी प्रोविजन को आपके धर्म के किसी प्रोविजन की वजह से वॉयलेट किया जाता है, यानी उन ऊपर वाले फंडामेंटल राइट में किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन किया जाता है आपके धर्म के किसी नियम की वजह से, तो फिर वो नियम आपके धर्म का हम नहीं लगाने देंगे। यानी कि भैया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 को बाकी इससे पहले जो फंडामेंटल राइट आए थे उनसे नीचे रखा है। अगर बाकी फंडामेंटल राइट के पालन में आर्टिकल 25 में आपका धर्म का राइट बीच में रोड़े अटका रहा है, तो हम आपके धर्म के राइट को हटा देंगे, उसको रोक देंगे, वो आप नहीं काम में ले सकते हो। ऐसा बोला किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला भाई, मैंने थोड़ी बोला। और क्या लिखा हुआ है? स्टेट कैन रेगुलेट सेक्युलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद रिलीजियस प्रैक्टिसेस,
यानी जो राज्य है, जो स्टेट है, वो आपकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ी हुई धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? तो लेट अस सी समथिंग। फॉर एग्जांपल, क्या वो चालू हो सकता है? क्या मैंने क्या दबा दिया? ओके, फॉर एग्जांपल, हाँ, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, चलो। तो फॉर एग्जांपल ये देखो कि मेला होता है एक खाटू श्याम जी का राजस्थान में, है ना। खाटू श्याम जी का मेला होता है। चालांगा रे चालांगा, खाटू काम का चालांगा। तो ये बहुत डीजे पे बजते हैं ऐसे गाने। तो खाटू श्याम जी का मेला होता है। दिस इज ए रिलीजियस सेरेमनी कि बाबा श्याम का मेला है ना। गर जोर मेरो चाले हीरे मोत्या से नजर उतार दूं, तो भजन चलते रहते हैं और लोग जाते रहते हैं। तो वो तो एक रिलीजियस एक्टिविटी हो गई। लेकिन इसमें जो सेकुलर एक्टिविटी है, जैसे कि ट्रैफिक का मैनेजमेंट, वहां पे भीड़ का मैनेजमेंट, ओके, भगदड़ नहीं मच जाए उस चीज का मैनेजमेंट, और अगर कुछ भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको रोक सकती है सरकार। तो इसमें ऐसे नहीं बोल सकते वो कि हमारे धार्मिक अधिकार को, हमारे आर्टिकल 25 को यू हैव वायलेटेड। नो, बिकॉज मैनेजिंग द ट्रैफिक, मैनेजिंग द क्राउड, okay, and managing the public order, managing the situation there, okay, managing the life and health of the people who are participating in that function, that mela, वो सारी जो एक्टिविटीज है, और इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज है, फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज है, कि वहां पे अगर कुछ बनाया जा रहा है तो उस पर ट्रस्ट पे जो है सरकार ध्यान रख सकती है कि भाई ट्रस्ट ने जो पैसा खर्च किया वो सही से किया या नहीं किया। जो कि रिलीजियस, असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस से अलग जो सराउंडिंग एक्टिविटीज है, विच आर द सेकुलर एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ सम काइंड ऑफ, जैसे अभी खाटू श्याम जी के नया जो है वो एक कॉरिडोर बनाया गया ताकि लोगों को मैनेज अच्छी तरीके से किया जा सके। तो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज स्टेट कैन कंट्रोल दोज एक्टिविटीज, स्टेट उन एक्टिविटीज पर नियंत्रण कर सकती है। तो उस केस में ये निकाला जाएगा कि आर्टिकल 25 का उल्लंघन किया जा रहा है। आपके रिलीजियस प्रैक्टिसेस आप अपने हिसाब से करो, आप अपने रिलीजियस बिलीफ को अपने हिसाब से मानो, आप अपने रिलीजन का प्रोपगेशन करना चाहते हो, यू कैन डू इट। लेकिन सेकुलर एक्टिविटीज को जो है स्टेट कंट्रोल कर सकती है, ऐसा लिखा हुआ है। स्टेट ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल क्लासेस एंड सेक्शन ऑफ हिंदूज। ये बोले कि साहब स्टेट जो है ना, स्टेट राज्य, वो हिंदुओं के जो टेम्पल है उनको हिंदुओं के सभी क्लासेस के लिए खोल सकती है। हिंदुओं की बात लिखी हुई इसमें, और किसी की बात नहीं लिखी है। मुझे भी सोच के बड़ा आश्चर्य होता है, बट इट इज व्हाट इट इज। तो हिंदुओं के सभी टेम्पल्स को हिंदुओं की सभी क्लासेस के लिए स्टेट खोल सकती है। स्टेट के पास अधिकार है। कृपाण इंक्लूडेड इन प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन। ये बोल रहे कि साहब सिख रिलीजन जो उसको एक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन दी है कि सिख जो लोग हैं वो अपने साथ कृपाण धारण करके चल सकते हैं, वो उनके रिलीजन का ही पार्ट माना जाता है। और अगली जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि जैन को, सिखों को और बुद्धिस्ट को भी हिंदू रिलीजन का ही पार्ट माना जाएगा। ये लास्ट में पार्ट जो है लिखा हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस तरीके से हम आर्टिकल 25 को आराम से पढ़ चुके हैं, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अभी चलते हैं हम आर्टिकल 26 पे। जैसे मैं आर्टिकल 25 पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि आर्टिकल 25 और आर्टिकल 25 जो है ना, वो इंडिविजुअल राइट्स की सुरक्षा करता है ना, यानी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये एक व्यक्ति की करता है, इसलिए मैंने ये बोला आर्टिकल 25 के बारे में। क्योंकि अब आर्टिकल 26 जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की, ये एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, यानी एक धार्मिक संस्था के अधिकारों की रक्षा करता है। आर्टिकल नंबर 26 किसकी रक्षा करता है? धार्मिक संस्था के अधिकारों की रक्षा आर्टिकल 26 करता है। तो देखो, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी अपने धार्मिक कार्यों को मैनेज करने की फ्रीडम, यानी एक संस्था है, एक संस्था है, एक ट्रस्ट, एक कमेटी है जो कि अपन किसी धर्म से जुड़ी हुई है, और उसको एकदम फ्रीडम होगी कि वो अपने धार्मिक कार्यों को आराम से मैनेज करना चाहे वैसे मैनेज कर सकती है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? फॉर रिलीजियस डिनोमिनेशन, धार्मिक जो संस्था है उनके लिए बात करें। और संस्था का मतलब होगा कि बहुत सारे लोग जुड़ के किसी धर्म के एक संस्था बनाते हैं, तो उसकी ये बात हो रही है। यहाँ पे एक आदमी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, जो कि एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है विच इज क्रिएटेड फॉर अ स्पेसिफिक रिलीजन। ठीक है, तो दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन मैनेज देयर रिलीजियस अफेयर्स एंड दे हैव दिस फ्रीडम बाय आर्टिकल 26। ओके, तो इसमें लिखा है रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव राइट टू, यानी रिलीजियस डिनोमिनेशन को कुछ राइट्स होंगे। कौन कौन से राइट्स होंगे? एस्टेब्लिश मेंटेन रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, यानी जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जो धार्मिक एक पूरा संगठन है, वो अपना खुद का चैरिटेबल इंस्टीट्यूट बना भी सकता है और उसको मेंटेन भी करके रख सकता है। धार्मिक जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है वो बना सकते हैं। दूसरा, मैनेज ऑन रिलीजियस अफेयर, अपने जो भी धार्मिक कार्य है उनको वो मैनेज कर सकते हैं खुद अपने हिसाब से, ऐसा धार्मिक संगठनों को अधिकार दिया गया है। तीसरा, ऑन एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, धार्मिक संगठन जो है वो खुद
कोई मूवेबल यानी कि चल संपत्ति और इमूवेबल यानी अचल संपत्ति, जैसे जमीन जायदाद हो गई, बस ट्रक गाड़ियां हो गई, एयर कंडीशनर लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर हो गए, ये सब चीजें वो खरीद सकते हैं अपने लिए, उनको छूट दी हुई है। चौथा, एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी एज पर लॉ, और जो प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी उसको जैसे काम में लेना चाहे वैसे काम में ले सकते हैं, कानून में जो जो दिया हुआ है अलाउ है वैसे आराम से काम में ले सकते हैं। तो ये 4 अधिकार जो है ये रिलीजियस डिनोमिनेशंस को दिए गए। किसको दिए गए? डिनोमिनेशंस को। ये एक पर्सन को नहीं दिए गए हैं। डिनोमिनेशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, they are working for a common cause in a common organization with a distinct name, distinct identity, तो उसको बोलते हैं डिनोमिनेशन। और डिनोमिनेशन को 4 अधिकार दिए हैं कि अपना रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट मैनेज कर सकता है, दे कैन मैनेज ओन रिलीजियस, अपने खुद के रिलीजियस अफेयर्स को वो मैनेज कर सकते हैं, दे कैन ओन एंड एक्वायर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, चल या अचल संपत्ति को वो खरीद सकते हैं, और उस चल या अचल संपत्ति को जिस प्रकार से वो चाहे उपयोग कर सकते हैं जो कि कानूनन अलाउ हो। ठीक है, लेकिन यहां पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। रिलीजियस डिनोमिनेशन टू हैव सम रिस्ट्रिक्शन इन आर्टिकल 26, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है? पहला तो पब्लिक ऑर्डर बिल्कुल सेम एज आर्टिकल 25, मोरालिटी ये भी सेम है आर्टिकल 25 के, जैसे हेल्थ ये भी सेम है आर्टिकल 25 के। 3 तो भाई एकदम सेम है जो आर्टिकल 25 में दिया रिस्ट्रिक्शन वो आर्टिकल 26 में दिया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आर्टिकल 25 में एक एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ था, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट, लेकिन यहां पे नॉट सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट, यानी बाकी फंडामेंटल राइट के नीचे आर्टिकल 26 नहीं आता है बल्कि आर्टिकल 25 ही आता है केवल। तो ये वाली जो रिस्ट्रिक्शन है चौथे वाली, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट, ये सिर्फ आर्टिकल 25 यानी अनुच्छेद 25 पे लगेगी, ना कि अनुच्छेद 26 पे। एक रिलीजियस डिनोमिनेशन पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती है, बल्कि इंडिविजुअल के लिए जो आर्टिकल 25 में रिलीजियस राइट्स दिए हुए हैं उन पे ये रिस्ट्रिक्शन लगेगी। ये चीज ध्यान रखना। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में अवश्य पूछना, शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। अच्छा, कंडीशन ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन। अब भाई डिनोमिनेशन के अधिकार हमने पढ़ लिया, डिनोमिनेशन की रिस्ट्रिक्शन हमने पढ़ ली, बट व्हाट इज रिलीजियस डिनोमिनेशन? रिलीजियस डिनोमिनेशन होगा क्या? किसको माना जाएगा रिलीजियस डिनोमिनेशन? तो ये बात भाई सुप्रीम कोर्ट के सामने गई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कुछ कंडीशन दी कि भाई हम कुछ कंडीशन देखेंगे, जो जो इसको पूरी करते हैं उनको हम रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे। क्या क्या कंडीशन दी सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल प्लस सिस्टम ऑफ बिलीफ, यानी कि रिलीजियस डिनोमिनेशन उस संस्था को माना जाएगा जो कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स का, बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप हो, एक कलेक्शन हो, जिनके जो है बिलीफ का यानी मान्यताओं का, विश्वास का एक अलग सिस्टम हो। यानी बहुत सारे ऐसे लोग एक साथ आ रहे हैं जो एक अलग तरीके की विश्वास पे, एक अलग तरीके की धार्मिक मान्यता पे विश्वास रखते हैं, और उसी विश्वास की वजह से वो साथ में आके कुछ अपना संगठन बना रहे हैं, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉमन होनी चाहिए। कॉमन होनी चाहिए मतलब जैसे कि हम बात करेंगे रामकृष्ण मिशन की, ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन में जितने भी लोग जुड़ते हैं तो वो एक एक उनका खुद का सिस्टम ऑफ बिलीफ होता है ना, उनका एक अलग सोचने का, सभी का एक जैसा तरीका होता है, और उसी तरीके से प्रभावित होकर उस संगठन में वो जुड़ते हैं, तो उनकी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होती है रामकृष्ण मिशन के नाम से। सबकी जहां भी होंगे, चाहे वो मुंबई में खोलेंगे तो भी रामकृष्ण मिशन के नाम से खोलेंगे, चाहे वो दिल्ली में खोलेंगे तो भी रामकृष्ण मिशन के नाम से खोलेंगे, चाहे वो राजस्थान में खोलेंगे तो भी रामकृष्ण मिशन के नाम से खोलेंगे, तो वो उनकी कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होगी। ऐसा नहीं है दिल्ली वाला अपने अलग नाम से चल रहा है, मुंबई वाला अपने अलग नाम से चल रहा है, तमिलनाडु वाला अपने अलग नहीं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, तभी हम उसको रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे। ये बोला किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। डिजाइन्ड बाय डेजिग्नेटेड बाय डिस्टिंक्टिव नेम, यानी कि भाई ना सिर्फ वो एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए बल्कि उस ऑर्गेनाइजेशन का एक खुद का एक नाम भी होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए, खुद की एक पहचान होनी चाहिए नाम के साथ में। और इसी तरीके का अगर हम देखें तो एक है, कौन सा है? रिलीजियस डिनोमिनेशन, रामकृष्ण मिशन, जिसको रिलीजियस डिनोमिनेशन माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका खुद का सिस्टम ऑफ बिलीफ है, जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के नीचे सारे के सारे काम करते हैं। सबका जो रिश्ता नाता है वो रामकृष्ण मिशन के साथ में है, और उसके साथ में इसका एक अलग नाम भी है, डिस्टिंक्टिव नेम भी है, जो कि है रामकृष्ण मिशन। तो इस तरीके से हमारा जो है आर्टिकल 26 भी दोस्तों यहाँ पे पूरा हो गया। अच्छा, हाँ जी। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 27। आर्टिकल 26 जो था वो रिलीजियस डिनोमिनेशन से रिलेटेड था, और आर्टिकल 25 हमारा जो था वो था फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये इंडिविजुअल्स के लिए था, ठीक है, ध्यान रखना ये बात, ये डिस्टिंक्शन तो जरूर याद रखना। दोनों रिलीजन के आर्टिकल है, बट 25 इंडिविजुअल्स की बात करता है और 26 बात करता है कि जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है वो रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, उनको इस बात की आज़ादी दी हुई है, ठीक है। नाउ let's move on to the next article, my dear friends, that is article number 27.
देखो आर्टिकल नंबर 25, 26, 27, 28, ये चार के चार आर्टिकल जो है ना, ये रिलीजन यानी धर्म से ही जुड़े हुए हैं। तो अब हम 27 पढ़ेंगे, उसके बाद 28 पढ़ेंगे, वो भी धर्म की बातें करेगा। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है, ये क्या बात कर रहा है, ये 27 जो आर्टिकल है, ये वो क्या बात कर रहा है, इसकी बातें सुनते हैं, चलो अपन। फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन। देखो मैं समझा देता हूँ, सिंपल है ये आर्टिकल, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें पढ़ने वाली चीज़ है नहीं। इसमें ये बोल रहे कि भाई सरकार जो है, वो जनता का जो टैक्स का पैसा सरकार ने लिया है, उस पैसे का प्रयोग किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में नहीं करेगी। यानी किसी एक स्पेशल रिलीजन सरकार का फेवरेट है कि इसी के लिए हम पैसा खर्च कर देते, तो नहीं, ऐसा नहीं करेगी, बल्कि करेगी तो सभी के लिए खर्चा करेगी, अदरवाइज किसी के लिए भी नहीं करेगी। तो ये सिस्टम है, इसमें बस ये लिखा हुआ है कि स्टेट नॉट स्पेंड यानी खर्चा नहीं करेगी, पब्लिक टैक्स मनी यानी जनता का पैसा टैक्स का, प्रमोशन मेंटेनेंस ऑफ ए पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन या मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं करेगी, करेगी तो सबके लिए करेगी, किसी एक स्पेशल के लिए नहीं करेगी। इसी को दूसरी तरीके से कान को यूं पकड़ो या फिर यूं पकड़ो, बात एक ही है, तो उल्टा घुमा कैसे पकड़ा कि नो पर्सन यानी कोई भी पर्सन कंपील्ड, किसी भी पर्सन को बाध्य, किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो टैक्स दे, किसके लिए, किसी एक स्पेशल रिलीजन को, एक स्पेशल धर्म को मेंटेन या फिर प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरीके से बोला कि भाई किसी पर्सन को भी सरकार बाध्य नहीं करेगी, किसी व्यक्ति को भी सरकार बाध्य नहीं करेगी इस बात के लिए कि आप किसी एक विशेष जो है रिलीजन धर्म है, उसको हम मेंटेन करना चाहते हैं, उसका हम प्रमोशन करना चाहते हैं, उसके लिए भाई टैक्स दो, तो सरकार ऐसा नहीं मांग सकती। दूसरा, जो सरकार के पास ऑलरेडी टैक्स आ रहा है, उसका उपयोग भी सरकार किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में नहीं कर सकती। अच्छा जी, तो ये जो है ना हमारा आर्टिकल नंबर 27 जो है, 27 ये बोलता है भाई टैक्स का उपयोग तो सरकार किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए नहीं करेगी, बट दिस ओनली प्रोहिबिट्स ओनली लेवी ऑफ टैक्स एंड नॉट ऑफ फी। यानी ये सिर्फ टैक्स की बात करता है, ये फीस की बात नहीं करता है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि अगर आप कहीं पे जाते हो, तीर्थ स्थान पे जाते हो, मंदिर में जाते हो, और वहाँ पे आपसे फीस ले ली जाती है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा या फिर गवर्नमेंट जो उसको वहाँ पे मेंटेनेंस कर रही है पब्लिक ऑर्डर का, उनके द्वारा, तो उसके लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये हमारा आर्टिकल 27 का उल्लंघन हो गया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये फीस है, दिस इज नॉट टैक्स। और फीस ली जा सकती है ताकि उस मंदिर के जो है मेंटेन किया जा सके, मंदिर को, वहाँ पे भीड़ को मेंटेन किया जा सके, प्रसाद वरसाद बांटते हैं वो बांटा जा सके, रिलीजियस जो अफेयर उनको मेंटेन किया जा सके, तो इसके लिए फीस लगाई जा सकती है। फीस जो है वो आर्टिकल 27 की डेफिनेशन में कवर नहीं होती, फीस पे कोई भी रोक टोक नहीं है, लेकिन टैक्स पे रोक टोक है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मंदिर में कोई लोग जाए या फिर किसी रोड से कोई लोग जाए और उनसे बोला जाए कि आप भैया XYZ मंदिर का टैक्स दो और उसको उस मंदिर में काम में लगी। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकती, लेकिन मंदिर की जो कमेटी है, जो मंदिर की लोकल अथॉरिटी है, वो जरूर फीस लगा सकती है कि भाई ये फीस आप दो, इसको इस मंदिर के मेंटेनेंस और प्रमोशन में हम काम में लेंगे, तो फीस इज अलाउड, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द फीस। तो यही था 27, इतना सा ही था कि भैया फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ए रिलीजन, ठीक है। अब 28 हम पढ़ते हैं। 28 ये है, 27 में तो बोला कि भाई किसी एक रिलीजन के लिए टैक्स देने के लिए किसी को नहीं बोला जाएगा, और 28 में ये बोल रहा है कि भाई कहीं भी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट होते हैं, जो शैक्षणिक संस्थान हो, जो स्कूलें होती है, जो कॉलेजेस होती है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, अगर रिलीजियस बातें पढ़ाई जा रही है तो वो उनको हर किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाया जा सकता। यानी ये मर्जी होगी अगले की, जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे लोग उनकी। ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ पे किसी टीचर को भेज दो और वो किसी एक स्पेशल धर्म के बारे में वहाँ पे बताने लग जाए, नहीं बता सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई आर्टिकल 28 में, क्या क्या दी हुई है देखो। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी किसी धार्मिक इंस्ट्रक्शन किसी कॉलेज में, किसी स्कूल में दिया जा रहा है, तो उसको उसमें आपको बैठ के सुनना या नहीं सुनना, उसकी आपको फ्रीडम है। You are the one who will decide whether you want to listen to those religious instruction or not. If you don't want to listen to those religious instruction, you are free to go. Okay? आप पे प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता कि जबरदस्ती बैठो और सुनो यहाँ पे, नो। तो वो उसके क्या प्रोविजन है वो देखते हैं। उसके लिए भैया रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को 4 भागों में बांटा है इस अनुच्छेद ने, कि 4 प्रकार के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं और उन 4 प्रकार के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो मैंने इनको बांट के ही रख दिया आपके लिए ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सको। तो देखो पहले प्रकार के तो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो होंगे जो कि मेंटेन्ड बाय स्टेट। स्टेट का मतलब जो सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल हो गई, सरकारी कॉलेज हो गई, जिनमें खर्चा सारा सरकार लगाती है, जिनमें शिक्षकों की भर्ती, लेक्चरर्स की भर्ती सरकार करती है, जिनको मेंटेन करती है सरकार। तो अगर सरकारी इंस्टीट्यूशन है तो उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन वहां नहीं दिया जाएगा। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, यानी कि सरकारी संस्था में, सरकारी इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस आर कंप्लीटली 100% प्रोहिबिटेड, मना किए हुए हैं, नहीं दे सकते वहां पे। तो पहला तो हो गया सरकारी को तो एकदम आउट कर दो, वहां पे तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आंख बंद करके बोल दो नहीं दिए जा सकते, धार्मिक उपदेश नहीं दिए जा सकते। दूसरा,
एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एंडाउनमेंट ट्रस्ट। दूसरा किस टाइप का इंस्टीट्यूशन है, देखो समझो। दूसरा इस टाइप का है कि भाई कोई ट्रस्ट है किसी धर्म का, है ना, ट्रस्ट किसी धर्म के लोगों ने मिलकर एक ट्रस्ट बनाया हुआ है, और ट्रस्ट में वो लोग पैसा देते हैं खूब, उस धर्म के लोग, स्पेशल कोई रिलीजन है उसके लोग इस ट्रस्ट में खूब पैसा देते हैं, और ये ट्रस्ट जो है उस पैसे से कोई इंस्टीट्यूट बनाता है, एजुकेशन, कोई स्कूल बनाता है, कॉलेज बनाता है, कुछ भी बनाता है। ट्रस्ट क्या है? ट्रस्ट एक स्पेशल धर्म के लोगों से बना हुआ है, और उस ट्रस्ट ने पूरा पैसा दिया, सब कुछ सारा खर्चा उसी ने उठाया, और ये एक स्कूल या फिर कॉलेज बनाया, ठीक है, स्कूल या फिर कॉलेज बनाया उस ट्रस्ट ने। और अब सरकार को बोला कि भैया आप जो है ना इसको एडमिनिस्टर करो, है ना, इसको चलाओ, इसको थोड़ा इस पे ध्यान रखो, है ना, समझ रहे हो बात? मतलब पैसा सरकार नहीं लगा रही है इसमें, पैसा लग रहा है उस धर्म के लोगों का। सरकार को बस इसलिए बुलाएगा कि आप इसको एडमिनिस्टर करो, ठीक है, बस सरकार का काम एडमिनिस्ट्रेशन का है ना, कार्यालय संभालने का इसका उन चीज़ों का काम है। पैसा सारा का सारा ये ट्रस्ट लगा रहा है, जितना भी खर्चा होगा, पैसा जितना भी लगेगा वो ट्रस्ट लगाएगा, चाहे वो बिल्डिंग पे हो, चाहे स्टाफ की सैलरी हो, सब कुछ। तो फिर वहां पे भैया रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड है, दे सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई उस धर्म के लोगों ने तो बनाया ना इसको, उस धर्म के लोगों, देखो यहाँ पे लेके आता हूँ मैं इसको, तुमको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। भाई टेक्नोलॉजी का ये तो फायदा है कि तुमने जहाँ पे जो लिखा जरूरी नहीं है वो वहीं पे रहेगा, उसको उठा के इधर भी ला सकते हो। देखो, तो उस ट्रस्ट को धर्म वाले लोगों ने तो बनाया, और पैसा भी पूरा का पूरा उस स्कूल का, उसके स्टाफ का, उसका हर एक खर्चा भी ये धर्म के लोग दे रहे हैं, तो सरकार की जेब से तो कुछ नहीं लग रहा ना। तो सरकार बाउंडेशन कहाँ लगा सकती है, मेरे को बताओ। सरकार चाहती है कि भाई देश में सब कुछ धर्म निरपेक्ष हो, किसी एक धर्म की बातें किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाए, लेकिन आप अपनी कहाँ चला सकते हो, जहाँ पे आपका पैसा लगा रहे वहीं पे तो। लेकिन यहाँ पे सरकार कुछ नहीं लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे सरकार अपनी नहीं चलाती। तो जिस धर्म के लोगों ने ये ट्रस्ट बनाया है, और जिस धर्म के लोगों ने इस इंस्टीट्यूट में पैसा लगाया है, पूरा का पूरा इसका खर्चा उठाया है, उनके धर्म के इंस्ट्रक्शन वहां पे दिए जा सकते हैं, दैट इज परमिटेड। ओके, अच्छा। और दो जो ये लास्ट वाले सी और डी है, इनमें क्या है कि भाई एक तो वो है जो कि जिसको कि स्टेट ने रिकॉग्निशन दे रखी है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, जिसको एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, शिक्षण संस्थान, जिसको कि स्टेट ने यानी कि राज्य ने रिकॉग्निशन दी हुई, यानी मान्यता दी हुई है। और दूसरा जो कि स्टेट से एड यानी कि पैसे वाली सहायता प्राप्त करता है। अगर स्टेट ने किसी को कुछ भी दिया है, चाहे वो रिकॉग्निशन हो, चाहे वो एड हो, तो फिर स्टेट जो है वहां पे अपनी चला सकती है। एक तो क्या होता है, देखो समझना बात को, मैं थोड़ा सा नीचे चलता हूँ फिर वापस आते हैं हम ऊपर। एक तो हो गया पूरा का पूरा सरकारी, यानी कि गवर्नमेंट, ये तो पूरा का पूरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो कॉलेज हो, जिसमें भाई सारे मास्टर सरकारी है, सारा काम सरकारी होता है, बिल्डिंग का पैसा सरकार देती है, वहाँ का सारा खर्चा सरकार उठाती है, पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी सरकार का है, एडमिनिस्ट्रेशन सरकार का है, और एक्सपेंस यानी कि खर्चा भी सरकार का है। तो ऐसा में तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन पूरे के पूरे कंप्लीटली नो 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 नहीं दिए जा सकते, ठीक है। दूसरा वो है कि जिसमें भैया सरकार सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन करती है, खर्चा जो है ना, एक्सपेंस खर्चा सारा जो उठाता है एक ट्रस्ट जो कि किसी स्पेशल धर्म के लिए बनाया हुआ है। तो अगर ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है तो वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं, क्योंकि सारा खर्चा, सारा पैसा, सारा सब कुछ वो धर्म वाले लोग ही लगा रहे हैं, ठीक है। तीसरे वो टाइप के इंस्टीट्यूट होते हैं, इंस्टीट्यूट 1, इंस्टीट्यूट 2, ठीक है। यानी एक इंस्टीट्यूट, इसको तो सरकार ने रिकॉग्निशन दी है, यानी सरकार रिकॉग्निशन नहीं देती क्या स्कूलों को, कॉलेजों को, कि हाँ भाई ये डिग्री प्रदान कर सकते हैं, ये 12वीं तक पढ़ा सकते हैं। जब तक सरकार रिकॉग्निशन नहीं देगी तब तक वो नहीं कर सकते। तो एक को तो सरकार ने रिकॉग्निशन दिया है, एक को सरकार एड दे रही है। एड का मतलब सरकार जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पैसा देती रहती है थोड़ा बहुत, अलग अलग कामों के लिए, कि ये बच्चों की ड्रेस के लिए, ये बिल्डिंग के लिए, ये इसके लिए, उसके लिए। तो अगर इनमें से रिकॉग्निशन या एड में से कुछ भी सरकार किसी इंस्टीट्यूट को दे रही है, तो फिर उसमें क्या कर सकती है सरकार, उसमें सरकार ने ये नियम बनाया हुआ है, क्योंकि सरकारी नहीं है ये इंस्टीट्यूट 1, इंस्टीट्यूट 2, ये है तो प्राइवेट, ये है तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये हो सकता है किसी धर्म के लोगों ने बनाए हो, लेकिन इसमें सरकार रिकॉग्निशन दे रही है, इसको सरकार एड दे रही है, सरकार कुछ दे रही है इनको, है ना, उससे इनका फायदा हो रहा है। तो सरकार इन पे ये नियम लगा सकती है कि भैया आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दे तो सकते हो, है ना, दे तो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको भी दो अपने स्टूडेंट, उन स्टूडेंट की कंसेंट यानी अनुमति जरूरी होगी, है ना। जो भी उस क्लास में बैठा है, जिस क्लास में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो उस स्टूडेंट की आप अनुमति लोगे, उससे पूछोगे भाई तुमको लेना है क्या, तुम बैठना चाहते हो, हमारे धर्म के बारे में सुनना चाहते हो, वो हाँ बोलेगा तभी उसको बिठा सकते हो, जबरदस्ती नहीं बिठा सकते, पहली बात तो ये। दूसरा, अगर आपका स्टूडेंट जो है वो माइनर है यानी 18 साल से कम है, तो उसके जो पेरेंट उसके जो माता पिता है, उनकी आपको अनुमति लेनी होगी कि क्या हम ये धर्म वाला ज्ञान देना चाहते हैं, क्या आपके बच्चे को हम इसमें बैठा सकते हैं, और अगर वो हाँ बोलते हैं तभी आप उसको बैठा सकते हो, अदरवाइज आप वहाँ नहीं बैठा सकते। इसके लिए कई बार बहुत सारी आप वो देखो कंट्रोवर्सीज देखोगे न्यूज़ चैनल पे, कि किसी एक धर्म के बच्चे को स्कूल में किसी दूसरे धर्म का ज्ञान दिया जा रहा था, फिर उसके माँ बाप बहुत ज़्यादा वो प्रेस में आके बोलते हैं कि हमसे तो कोई अनुमति नहीं ली गई, वो नहीं ली गई। तो अनुमति की बात क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि आर्टिकल नंबर जो हमारा 28 है उसमें दिया हुआ है सारी की सारी बातें कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए अनुमति लेनी जरूरी है बच्चे की या फिर
या फिर उसके माता पिता की अगर बच्चा माइनर है तो ये है भैया 4 प्रकार के इंस्टीट्यूट है। और कैसे अनुमति होती है, एक बार तुम इनको ढंग से देख लेना, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्या है, ये मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, जो पीडीएफ है ये पूरा ऐसे ही रहेगा, लाइन वाइन मैंने खींची है, वो लाइन भी आएगी साथ में, ओके। तो देखो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट उस टाइप के इंस्टीट्यूट है जो सरकारी है टोटल, जिनके स्टाफ को भी सरकार मैनेज करती है, जो पूरे के पूरे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, चाहे स्कूल हो चाहे कॉलेज हो, उनमें तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं जा सकते, एकदम कंप्लीटली मना है। दूसरे टाइप के वो इंस्टीट्यूशन है जो किसी इंडोमेंट या ट्रस्ट ने बनाया, जो ट्रस्ट किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि उस इंस्टीट्यूट का पूरा खर्चा वो ट्रस्ट उठाता है, चाहे वो बिल्डिंग का हो चाहे वो स्टाफ का हो, हर खर्चा हर एक रुपया वो ट्रस्ट वाले ही देते हैं, सरकार का उसमें से कुछ लगता नहीं है। अरे भाई क्या हो गया ये कोई सिस्टम है इसमें, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। दूसरा जो है वो सरकार का कुछ नहीं लगता उसमें, तो वो जो है ना वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जो है एजुकेशन जो है दी जा सकती है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। तीसरे वो हैं जिनको सरकार से या तो तीसरे और चौथे नंबर के सी या डी नंबर के वो है जिनको सरकार से या तो रिकॉग्निशन मिला है इंस्टीट्यूशन को, है तो प्राइवेट लेकिन उनको सरकार ने या तो रिकॉग्नाइज किया है या फिर सरकार उनको कुछ ऐड देती है, कुछ पैसा देती है। तो ऐसे इंस्टीट्यूट में ये नियम लगेगा कि भाई जो भी स्टूडेंट बैठ रहा है उस क्लास में जिसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, तो उस स्टूडेंट की इजाजत लेनी पड़ेगी, बिना इजाजत के किसी को भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते ऐसे इंस्टीट्यूट्स में। और अगर बच्चा माइनर है, बच्चा 18 साल से छोटा है, तो उसके माता पिता की आप इजाजत लो पहले कि भाई क्या इसको हम दे सकते हैं इस धर्म का ज्ञान, और अगर वो हाँ बोलते तभी उस बच्चे को बिठाओगे, अदरवाइज उस क्लास में वही लोग बैठेंगे जिनको बैठना है, जिनको नहीं बैठना वो उठ के जा सकते हैं, जबरदस्ती नहीं बिठाया जा सकता। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 28 एकदम कंप्लीट। अब आ जाता है भैया हम लास्ट वाले आर्टिकल पे, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमारे लास्ट के 2 आर्टिकल, जल्दी से इनको खत्म कर देते हैं। चलिए 2 सेकंड देना मेरे को। किधर है? तो भैया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, 29 और 30, ठीक है। ये आज हम खत्म कर देंगे इस क्लास में और उसके बाद में बाकी चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो कल्चरल एजुकेशनल राइट क्या होते हैं कि भाई भारत, देखो भारत बहुत बड़ा देश है ना, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग टाइप का कल्चर है। कुछ ऐसे लोग हैं जो संख्या में तो कमी है लेकिन उनका बहुत अलग कल्चर है लोगों से, और उनका कल्चर सिर्फ वही लोग मानते हैं। तो मान लो ये इतने से लोग हैं जो एक अलग कल्चर मानते हैं, ठीक है, कोई अलग इनका कल्चर है, इनकी संस्कृति अलग है, इनके रीति रिवाज अलग है। उनके साइड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉमन कल्चर मानते हैं, इनसे अलग कल्चर है लोगों का, इनका एक अलग कल्चर है। तो अगर इनको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलेगा कि अपने कल्चर की रक्षा कर सके, उसके लिए कोई काम कर सके, तो फिर धीरे धीरे क्या होगा कि इन लोगों का प्रभाव इस पे पड़ेगा और इनका कल्चर खत्म हो जाएगा, और ये भी फिर इन वाले कॉमन कल्चर में आ जाएंगे। इनका खुद का जो कल्चर है, इनका खुद का जो संस्कृति है, वो सारी की सारी खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे पूरी की पूरी इनकी संस्कृति तबाह हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को, है ना। अब आर्टिकल 29 हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि इसमें क्या कहा गया है। 29, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखो इस आर्टिकल में एक अजीब बात है कि इसके टाइटल में तो लिखा गया माइनॉरिटीज़, है ना। माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है धर्म के आधार पे या फिर भाषा यानी लैंग्वेज के आधार पे जो लोग भारत में कम संख्या में, बहुत कम संख्या में, उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज़, ठीक है। तो टाइटल में तो माइनॉरिटीज लिखा गया है, लेकिन फिर जब इसको स्टार्ट किया आर्टिकल को, इसकी भाषा, इसकी लैंग्वेज, जब इसका पैराग्राफ स्टार्ट हुआ तो उसमें लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी भारत के नागरिकों का कोई भी भाग, कोई भी सेक्शन। तो यहाँ पे माइनॉरिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी इंटरप्रिटेशन की तो उसने बोला कि भाई ये वाला जो आर्टिकल 29 है ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है, क्योंकि इसके नीचे लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। तो हाँ, इसकी हेडिंग में तो माइनॉरिटी लिखा हुआ है, लेकिन बाद में ऐसे लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, इसलिए हम बोलेंगे कि ये भारत के हर एक नागरिक पे लागू है। भारत के हर नागरिकों के किसी भी सेक्शन पे लागू है, चाहे वो माइनॉरिटी का हो चाहे वो मेजोरिटी का हो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया, तो अब फाइनली हो गया कि ये मेजोरिटी पे भी लगता है। लेकिन कौन सी मेजोरिटी पे लगता है, किन लोगों के लिए बनाया गया ये आर्टिकल? तो ये आर्टिकल उन लोगों के लिए बनाया गया जिनका एक अलग टाइप की संस्कृति है, जो अलग परिपाटियों का पालन करते हैं, जिनकी अलग टाइप की लैंग्वेज है, और वो बची रहे, वो गुम ना हो जाए। मतलब बहुत सारे लोग जो उनसे अलग टाइप की लैंग्वेज, अलग टाइप की संस्कृति काम में लेते हैं, वो कुछ अलग ही है लोगों से, तो उनकी एक वो अलग जो संस्कृति है वो बची भी रहे। तो इसके लिए उनके लिए ये राइट बनाया गया है। देखो, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, भारत के नागरिकों का कोई भी सेक्शन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत के किसी भी हिस्से में रहते हो, हैविंग डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, कल्चर, स्क्रिप्ट, जिनकी बाकी लोगों से, भारत के बाकी जर्नल कॉमन लोगों से एक एकदम अलग भाषा है, लैंग्वेज, यानी उनकी भाषा एकदम अलग है बाकी लोगों से, है ना। कुछ अलग भाषा, कुछ यूनिक कल्चर, उनकी जो संस्कृति है वो अलग है, बाकी लोगों से अलग है, एकदम डिस्टिंक्ट है।
या स्क्रिप्ट, यानी उनकी जो भाषा लिखने का जो तरीका होता है ना, जैसे हिंदी हम इस तरीके से लिखते क ख ग ग, इंग्लिश हम ए बी सी ऐसे लिखते हैं, तो उनका इससे भी कुछ अलग है, अलग तरीके का लिखने का तरीका है। तो अगर ऐसा कुछ अलग है उन लोगों का, तो वो उसको शैल हैव राइट टू कंजर्व द सेम, तो वो उस अलग चीज को बचाए रखने के लिए जो भी काम करना चाहे वो कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। अब लोग बचाए रखने के लिए कौन खा रहा है भैया, उनके अलग चीजों को कौन खा रहा है? तो देखो, जिसका भी कुछ अलग होता है ना, उसको खाई जाते हैं लोग, है ना। कि जैसे मान लो ये नदी बह रही है, नदी बह रही है, ठीक है, नदी बह रही है, कहीं से नदी बह रही है, अचानक से मान लो कोई पानी का नया रास्ता खुल गया, वहां से नदी बहने लगी और वहां पे एक पेड़ खड़ा है, सिर्फ एक ही पेड़ खड़ा है, ठीक है। तो वो एक पेड़ खड़ा रहेगा और इतनी सारी पानी बहता रहेगा ना कुछ टाइम ऐसा आएगा जब इस पेड़ को गिरा के पानी ले जाएगा साथ में, और यहाँ पे खाली हो जाएगा, जो पेड़ था वो खत्म हो जाएगा। तो अगर इस पेड़ को बचाना है तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो भैया ये जो मेजोरिटी वाले जो लोग हैं ये एक नदी की तरह है, और ये जो माइनॉरिटी वाले जो कि जिनका एकदम अलग लैंग्वेज कल्चर स्क्रिप्ट है वो एक पेड़ की तरह है। तो उनका क्योंकि अलग सिस्टम है एकदम, तो सरकार चाहती है वो अलग सिस्टम दुनिया से तबाह ना हो जाए, क्योंकि बहुत साल लगे होंगे ना उनको भी अपना एक अलग सिस्टम बनाने के लिए। अब वो थोड़े से रह गए हैं किसी कारण से, लेकिन कोई ज़माने में जब जब जितने साल उन्होंने लगाए होंगे इसको डेवलप करने में, वो सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाए। तो इसलिए इस पेड़ को बचाने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसा बनाया जाएगा कि ये नदी इसको गिरा ना सके, यानी कि मेजोरिटी वाले जो सिस्टम है वो उनके सिस्टम को गायब ना कर सके, भूल ना जाए उनके लोग उन सिस्टमों को। तो इसके लिए वो जो चाहे वो कर सकते हैं, इसका उनको अधिकार होगा, ठीक है। ये तो हो गया पहला, ये एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, यानी कि ये ग्रुप को, सिटीजन के ग्रुप को ये अधिकार दिया गया जिनकी अलग लैंग्वेज हो, कल्चर हो, स्क्रिप्ट हो, तो वो उसको बचाने के लिए कुछ कर सकते हैं, उनको ये अधिकार होगा। दूसरा क्या है, दूसरा क्या दिया हुआ है? दूसरा दिया हुआ है एक इंडिविजुअल के लिए, वो ऊपर वाला था ग्रुप के लिए दिया हुआ था, ये किसी एक इंडिविजुअल के लिए दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो कि या तो सरकार ने मेंटेन कर रखे हैं या फिर वो सरकार से उनको कुछ पैसा मिलता है, यानी गवर्नमेंट से एड मिलती है। ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट किसी भी सिटीजन को एडमिशन देने से मना नहीं करेंगे उस सिटीजन की रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज, यानी कि उसके धर्म, उसकी रेस, उसकी जाति या फिर उसकी भाषा के आधार पे किसी भी सिटीजन को अपने में एडमिशन देने मना नहीं करेंगे वो वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो या तो सरकार द्वारा मेंटेन है या जिनको सरकार से एड मिलती है। दूसरे में ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को रोकता है। तीसरे नंबर का क्या है कि भैया एससी ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट, एससी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राइट टू कंजर्व लैंग्वेज इंक्लूड राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, यानी बोल रहे कि भाई किसी की अगर अलग लैंग्वेज है वो अपनी लैंग्वेज को बचाना चाहते हैं। लैंग्वेज से बहुत प्यार होता है, आपको पता होगा, आपकी भी जो लैंग्वेज होगी लोकल लैंग्वेज, उसमें बात करने का अलग ही आनंद है। तो अगर किसी अलग लैंग्वेज है उस लैंग्वेज को बचाना चाहता है, उस लैंग्वेज की रक्षा करना चाहता है, तो वो उसके लिए बहस भी कर सकता है लोगों से, वो उसके लिए आवाज भी उठा सकता है। इसीलिए जब कोई नेता लैंग्वेज के आधार पे वोट मांगता है जाके कि मैं अपनी इस लैंग्वेज को बचा के रखूंगा, मुझे वोट करो, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता भैया फिर, क्योंकि कई ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर अगर लोगों को आप भड़काओगे तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन लैंग्वेज के आधार पर अगर आप बोलोगे कि मेरे को वोट दो, ये लोग हमारी लैंग्वेज खत्म कर देंगे, आप मेरे को वोट दो, हम अपनी लैंग्वेज बचाएंगे, तो भाई इसको एक सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिफाइड आधार माना कि हाँ भाई कोई अपनी लैंग्वेज के लिए एजिटेशन कर सकता है, कोई अपनी लैंग्वेज के लिए खड़ा हो सकता है, लड़ सकता है, उसमें कोई रोक नहीं लगी हुई है। तो ये था आर्टिकल 29 जो कि एक अलग सेक्शन ऑफ सिटीजन को अधिकार देता है जिनकी एक अलग भाषा है, एक अलग कल्चर है, एक अलग स्क्रिप्ट है, कि वो उसको बचाने के लिए जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जो कि हर एक व्यक्ति को यह अधिकार देता है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसको स्टेट से एड मिल रही है या फिर जिसको स्टेट मेंटेन करती है, वो उसके साथ में उसके रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। एडमिशन में उसको एडमिशन मिलेगा, बाकियों को मिलता है। तो और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो है राइट टू कंजर्व लैंग्वेज, उसमें राइट टू एजिटेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज भी शामिल है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट जो राइट है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट लास्ट नहीं है, उसके बाद में जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी आएगा, लेकिन अभी जो नॉर्मल फंडामेंटल राइट्स है उनमें सब में लास्ट है ये। तो आर्टिकल नंबर 30, इसके बाद 31 और आएगा, एक 31 तो हटा दिया, 32 और आएगा। लेकिन फंडामेंटल राइट यही है, वो तो फिर उसमें तो ये लिखा हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट आपको कोई नहीं दे तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा वो सारा दिया हुआ उसमें। तो आर्टिकल 30 पढ़ते हैं हम। 30 में क्या दिया हुआ? राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी अब यहाँ पे जो दिया ना माइनॉरिटी, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए ही है कि जो भारत में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं। माइनॉरिटी का मतलब होता है जो धर्म के आधार पे हो, चाहे या फिर भाषा के आधार पे, यानी या तो रिलीजन के आधार पे हो या लैंग्वेज के आधार पे हो, यानी कुछ ऐसे लोग जो रिलीजन के आधार पे कम है भारत में, जो भाषा के आधार पे कम है भारत में। तो माइनॉरिटीज़ में नॉर्मली आते हैं मुस्लिम आते हैं, जैन आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, पंजाबी, सिख आते हैं, ये सब माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो इनको भैया राइट है कि ये अपना खुद का शिक्षण संस्थान, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना भी सकते हैं और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। जैसे कि जो मुसलमान है वो मदरसे बना के रखते हैं, क्रिश्चियन जो है वो अपनी क्रिश्चियन स्कूल्स खोल के रखते हैं,
तो वो उनके आर्टिकल 30 के राइट में आ जाता है, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट को वो मेंटेन कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल 30 क्या करता है, ये करता है ग्रांट्स राइट टू माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटीज को अधिकार देता है भाई, सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को, मेजोरिटी को नहीं मिलता। यानी हिंदुओं को भारत में अधिकार नहीं दिया गया, हिंदूज को ये अधिकार नहीं दिया गया, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा लोग आजकल आवाज उठाते हैं। तो हिंदूज को अपने खुद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन करने का अधिकार नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को है, क्योंकि हिंदू धर्म मेजोरिटी में आता है, इसलिए उसको ये अधिकार नहीं है। माइनॉरिटी हो सकते हैं रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक, तो हिंदुओं को धर्म के आधार पे, तो धर्म की माइनॉरिटी के आधार पे तो भैया हिंदुओं को अधिकार नहीं है। लेकिन अगर हिंदुओं का कोई ऐसा सेक्शन हो जो कि एक स्पेशल लैंग्वेज बोलता हो और उस लैंग्वेज को वो सिर्फ थोड़े बहुत लोग ही बोलते हो, तो लैंग्वेज के आधार पर उनको माइनॉरिटी जरूर घोषित किया जा सकता है और वो अपना एक अलग से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। अच्छा, तो देखो ग्रांट राइट टू माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी चाहे रिलीजियस बेसिस पे हो चाहे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, क्या राइट देता है ये आर्टिकल 30 माइनॉरिटीज को? राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी शिक्षण संस्था को बना सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन अमाउंट विल बी सच एज नॉट टू रिस्ट्रिक्ट देयर राइट। देखो पहले आर्टिकल 31 हुआ करता था एक, जिसको हटा दिया गया था बाद में, अभी हम 30 पढ़ रहे हैं, इसके बाद एक 31 हो रहता था, उसमें लिखा हुआ था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी हर आदमी को अपनी प्रॉपर्टी रखने का अधिकार होगा और अगर सरकार किसी की प्रॉपर्टी लेगी तो उसको कंपनसेशन देगी, यानी कि उसको क्षतिपूर्ति देगी, उस प्रॉपर्टी का पैसा देगी। लेकिन फिर उस आर्टिकल 31 को हटा दिया, ठीक है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से शायद। तो वो आर्टिकल 31 जब हट गया तो भैया अब सरकार के लिए ऑप्शनल हो गया कि सरकार अगर किसी की प्रॉपर्टी को हड़पती भी है तो कंपनसेशन दे या नहीं भी दे, क्योंकि ये अब फंडामेंटल राइट नहीं रहा था। लेकिन जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, है ना, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट थे, इनके लिए उसके बावजूद भी ये नियम बना के रखा गया, इनको फिर भी ये फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया। इसमें जोड़ा गया किसमें? आर्टिकल 30 में। जो 31 का जो प्रोविजन था 31 तो हटा दिया और इनके लिए स्पेशल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए स्पेशल 30 में जोड़ दिया गया कि अगर इनकी माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जमीन या फिर इनकी बिल्डिंग को कंपल्सरी एक्विजिशन करती है सरकार, यानी कि अनिवार्य अधिग्रहण करती है, सरकार लेती है उसको किसी काम के लिए, जैसे कोई हाईवे निकल रहा है उधर से, तो उसके लिए वो लेती है, तो वो उनको कंपनसेशन देगी ही, ये सरकार पे बाध्यता है। औरों को देना दे वो सरकार की मर्जी है, लेकिन इनको देना ही पड़ेगा और वो भी इतना देना पड़ेगा कि ये दूसरी जगह अपना खोल सके वापस से स्कूल। इनका जो अधिकार है अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाने का वो खराब ना हो, इतना कंपनसेशन सरकार को इनको देना पड़ेगा, ये लिखा हुआ है इसमें। अगला अधिकार यह दिया कि माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट नो डिस्क्रिमिनेशन इन एड, यानी सरकार अगर बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूटों को, शिक्षण संस्थाओं को एड देती है, यानी कि चंदा देती है, तो भाई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को भी सरकार वो चंदा देगी। सरकार इनके साथ भेदभाव नहीं करेगी क्योंकि ये माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इसलिए इस आधार पर इनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इनको भी सेम चंदा मिलेगा। अगला है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन इन ओन लैंग्वेज, यानी जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में माइनॉरिटी वाले लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो अपनी खुद की लैंग्वेज, अगर उनकी कोई स्पेशल लैंग्वेज है तो उसमें अपने बच्चों को दे सकते हैं जो देना चाहे एजुकेशन, ठीक है, उन पर कोई रोक नहीं होगी। तो ये इनको अधिकार मिले हुए हैं। बाकी जो होते हैं ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उन पर सरकार कंट्रोल रखती है, सरकार बताती क्या सिलेबस होगा, क्या लैंग्वेज होगी, कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या डिसिप्लिन होगा, सब कुछ। लेकिन जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इन पे सरकार का इतना कंट्रोल नहीं होता। इनमें भी कुछ टाइप में बांटा गया है, उन टाइप के हिसाब से कंट्रोल को भी निर्धारित किया गया है, यानी किस टाइप के इंस्टीट्यूट पे कितना कंट्रोल सरकार का होगा, तो उसको देखते हैं अपन। देखो पहला टाइप है रिकॉग्नाइज्ड एड फ्रॉम स्टेट, यानी वो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिनको या तो सरकार ने रिकॉग्निशन दी है या उनको सरकार पैसा देती है, तो उन पे कितना कंट्रोल होगा सरकार का वो इसमें देखेंगे हम। ओनली रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम स्टेट, यानी जिनको सिर्फ रिकॉग्निशन दिया पैसा नहीं दिया, उन पे कितना सरकार का कंट्रोल होगा। और उस टाइप के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जिनको ना ही तो सरकार ने कोई रिकॉग्निशन दिया है ना ही पैसा दिया है, वो अपने हिसाब से खुद के पैसे पे चलते हैं, जैसे चलना होता है वैसे चलते हैं, तो उन पे सरकार का कितना कंट्रोल होगा। तो जिस इंस्टीट्यूट को, जिस माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सरकार रिकॉग्निशन भी देती है और पैसा भी देती है, उसमें सरकार रेगुलेशन लगा सकती है अपने, क्या लगा सकती है कि सिलेबस कैसा होगा सरकार डिसाइड कर सकती है उसका, उसमें डिसिप्लिन कैसे रखा जाएगा वो भी सरकार डिसाइड कर सकती है, उसमें साफ सफाई टॉयलेट वॉयलेट कितने होंगे, कहाँ होंगे, बच्चों के लिए अलग अलग होंगे नहीं होंगे, वो सरकार डिसाइड कर सकती है। और उसका टीचिंग स्टाफ की क्या क्वालिफिकेशन होगी ये भी सरकार डिसाइड कर सकती है, जिसको सरकार या तो पैसा दे रही है या फिर सरकार उसको रिकॉग्निशन दे रही है ना, पैसा और रिकॉग्निशन जिसको दोनों दे रही है। और जिसको सिर्फ रिकॉग्निशन दे रही है सरकार, उसके लिए भी कुछ रेगुलेशन लगा सकती है सरकार कि भाई सिलेबस कैसा होगा, डिसिप्लिन कैसा होगा, टीचिंग स्टाफ कैसा होगा और सैनिटेशन कैसा होगा, ये लगा सकती है अगर सरकार किसी को भी रिकॉग्निशन या फिर पैसा दे रही है तो। लेकिन सरकार ना तो उनको कोई रिकॉग्निशन दे रही है ना पैसा दे रही है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट जो है वो उस धर्म के लोग खुद के पैसे पे चला रहे हैं, तो उस केस में सरकार उस पर कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन नहीं लगाएगी। यानी टॉयलेट कितने बनेंगे नहीं बनेंगे उनकी मर्जी, कैसे लोगों को ला के वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर बनाना चाहते हैं उनकी मर्जी, क्या सिलेबस रखना चाहते हैं उनकी मर्जी।
सरकार उसमें कुछ नहीं देखेगी। लेकिन नॉर्मल जो कानून है, जो देश के हर जगह पे लगते हैं, हर आदमी पे लगते हैं, हर एक संस्था पे लगते हैं, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, जैसे कि अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गए, लेबर एक्ट हो गए, टैक्स लॉज हो गए, तो ये तो अप्लाई होंगे उन पे, हर चीज़ से छुटकारा नहीं है। लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जो सरकार कानून लगाती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो सरकार कंट्रोल करती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो सरकार रेगुलेट करती है, उसके लिए जो ये सिलेबस सरकार डिसाइड करती है, डिसिप्लिन कैसे होगा उसके नियम सरकार बनाती है, वहाँ पे टॉयलेट और सैनिटेशन कैसा होगा उसके नियम सरकार बनाती है, टीचिंग स्टाफ के लिए जो है क्वालिफिकेशन के नियम सरकार बनाती है, वो नियम इस पे नहीं लगेंगे जिसको सरकार ना ही तो कोई रिकॉग्निशन दे रही है, ना ही कोई ऐड दे रही है। बाकी जिसको भी रिकॉग्निशन दे रही है सरकार, या फिर ऐड दे रही है, या फिर रिकॉग्निशन और ऐड दोनों दे रही है, तो उन पे ये सरकार अपने नियम लगा सकती है, ठीक है, वहां पे सरकार थोड़ा कंट्रोल कर सकती है। तो ये हो गया भैया आर्टिकल नंबर 30 पूरा माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, और राइट ऑफ माइनॉरिटी और क्या है कल्चरल एंड एजुकेशन राइट के जो पार्ट में आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30 हम कर चुके हैं पूरा। और अब हम नेक्स्ट जो क्लास है उसमें पढ़ेंगे आर्टिकल 31 तो हो गया खत्म, 32 पढ़ेंगे हम, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यहाँ पे जो नंबर 1 लिखा हुआ है उसको दबा के सब्सक्राइब कर सकते हो, करके देखना बहुत मजा आता है। और इधर जो है ना, इधर वो आ रही है प्लेलिस्ट का लिंक, है ना, सारी की सारी प्लेलिस्ट, उसमें सारी की सारी वीडियो जो मैं अपलोड की है और करूंगा वो सारी वहाँ मिल जाएगी, वहाँ जाके पढ़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।